नमस्कार दोस्तों। आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक स्पेशल लेक्चर आप लोगों के लिए रहेगा। इसमें हम लोग अलाइनमेंट से रिलेटेड पूरी बातें करेंगे। जनरल लेवल पर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलाइनमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं और जितने भी लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं या थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, जब उनसे अलाइनमेंट की बात की जाती है तो अलाइनमेंट के नाम पे अधिकतर लोगों को एक ही जानकारी होती है और वो होती है लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। कि जब अलाइनमेंट की बात मैं करूंगा, मैं भी यदि आपको बताऊंगा कि भैया अलाइनमेंट कितने टाइप का होता है, तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर बोलेगा कि एक लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, दूसरा सेंटर हो जाता है, तीसरा राइट होता है और चौथा जस्टिफाई। जब ये चार अलाइनमेंट की बात करते हैं तो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि आप लोग जिन अलाइनमेंट के बारे में बता रहे हो ये कौन सा अलाइनमेंट है, ये किस चीज का अलाइनमेंट है, इसका जो मेन हेडिंग है, मेन टॉपिक है वो क्या है। तो आप लोगों को कम से कम इतनी जानकारी रहे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्चुअल में कैटेगरी क्या है। अलाइनमेंट की जब बात करते हैं तो अलाइनमेंट कैटेगरी या उसके टाइप्स कितने होते हैं। तो लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई बोलने से पहले आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जब हम यहाँ पर अलाइनमेंट्स की बात करते हैं तो आपके सामने टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट तीन होते हैं। कौन कौन से? तो पहला टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट होता है और तीसरा टेब अलाइनमेंट होता है। ऐसे तीन अलाइनमेंट हमेशा आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। चौथी कैटेगरी भी इसकी है। फोर्थ कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो वो टेबल अलाइनमेंट होता है। यदि आप चाहें तो टेबल फॉर्म को भी एक प्रकार से अलाइनमेंट का ही पार्ट माना जा सकता है, लेकिन टेक्स्ट अलाइनमेंट और टेब अलाइनमेंट क्योंकि सेम होते हैं इसलिए हम इसको कैटेगरी वाइज रखें या ना रखें यह हमारे हाथ में है। पर स्पेशली ये तीन अलाइनमेंट आप लोगों को हमेशा याद रखना ही रखना है कि जब मैं बात करता हूं यहाँ पर टेक्स्ट अलाइनमेंट की, तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि यहाँ पर टेक्स्ट अलाइनमेंट कभी भी एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जो टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है, टेक्स्ट अलाइनमेंट कितने टाइप का होता है, तो आप लोगों को विशेष रूप से याद रखना है 5 टाइप का होता है। इसमें भी लोग गड़बड़ करते हैं कि हम लोगों को बोल दिया गया टेक्स्ट अलाइनमेंट, तो टेक्स्ट अलाइनमेंट कितने टाइप का, तो व्यक्ति क्या कहता है 4 टाइप का, पर 4 नहीं 5 टाइप का। ये अलाइनमेंट स्पेशल है, तो इस अलाइनमेंट स्पेशल में आप लोगों को सारे स्पेशल अलाइनमेंट्स के बारे में पूरी जानकारी कि एग्जाम में अलाइनमेंट रिलेटेड कोई भी वर्ड आ जाए तो आप लोगों को याद होना चाहिए। और अलाइनमेंट का मतलब होता है कि लेफ्ट, सेंटर, राइट में किसी भी टेक्स्ट को, ऑब्जेक्ट को या टैब को अरेंज करना। तो अलाइन मतलब अरेंज करने से रिलेटेड वर्डिंग है आपका। मैं यहाँ पर आप लोगों को जो बता रहा हूँ, जैसे कि फिलहाल स्पेशल मैं यहाँ पर नंबरिंग दे देता हूँ इसको, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हमारे पास 4 टाइप के अलाइनमेंट है और इस 4 टाइप के अलाइनमेंट में हमारा जो पहला अलाइनमेंट होगा वो होगा लेफ्ट अलाइनमेंट, जो कि हमेशा डिफॉल्ट होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है, ऐसा कभी पूछ ले तो बोल दीजिएगा लेफ्ट, क्योंकि हमेशा टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट साइड से शुरू होता है। सेकंड अलाइनमेंट सेंटर, कि जब कभी भी हम टेक्स्ट को सेंटर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देन राइट हो जाएगा और लास्ट कंडीशन जैसे बताया जाता है हमेशा जस्टिफाई होगा। पर इस जस्टिफाई के बाद भी फोर्स जस्टिफाई या सुपर जस्टिफाई के नाम से एक जस्टिफाई और आप लोगों के पास होता है, ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है। इसके बारे में पहले अपन लोग चर्चा कर चुके हैं जब आप लोगों को कंट्रोल की शॉर्टकट्स बताए थे। कंट्रोल एल से लेफ्ट होता है, ई से सेंटर होता है, आर से राइट होता है, जे से जस्टिफाई होता है और कंट्रोल शिफ्ट जे आप लोगों को बताया गया था फोर्स जस्टिफाई या सुपर जस्टिफाई होता है। एक बार मैं वापस इसको आपको रिवाइज करवा दूं, शायद आप लोग को याद हो या भूल गए हो, क्योंकि अलाइनमेंट स्पेशल है तो अलाइनमेंट से रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं यहां पर एक पैराग्राफ लिख रहा हूं RND, और आपको जैसा बताया गया कि आप लोग कभी भी यहाँ पर कुछ टेक्स्ट, जब किसी भी शॉर्टकट को अप्लाई करना होता है तो आपके पास यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट में कोई शॉर्टकट अप्लाई नहीं होगा, उसके लिए कोई टेक्स्ट लगेगा। तो ये बेसिक एक कमांड है, आप लोगों की मैजिकल कमांड है, जिसमें कि आप इक्वल्स टू करके RND लिखें और ब्रैकेट्स लगा दें और इंटर मार दें, तो यहाँ पर आप लोग के पास पैराग्राफ लिखा हुआ आ जाएगा, जो कि इसमें डिफॉल्ट होता है। तो आप जैसे लोग जो टाइपिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और इसको सीखना चाहते हैं जल्दी, तो वो इस टाइप से यहाँ पर किसी भी पैराग्राफ को अप्लाई कर सकते हैं। ये पैराग्राफ मेरे पास है, अभी आप देखें यहाँ पर तो आपको लेफ्ट साइड से तो पैराग्राफ बड़ा अच्छे से दिख ही रहा है। मैं ऊपर रिबन को हाइड कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि ये स्पेस ले रहा है और क्योंकि यहाँ पर ये वीडियो चल रहा है तो इस वीडियो के कारण आपको हो सकता है कि ये दिखाई ना दे। तो इसको हाइड करने के लिए, रिबन को हाइड करने के लिए क्या ऑप्शन होता है, तो याद रखिएगा कंट्रोल F1, पहले भी बताया था कि जैसे ही कंट्रोल F1 करूंगा तो रिबन हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर रिबन हाइड हो गया तो हमारे पास थोड़ी सी ज्यादा जगह हो जाएगी। और आप लोग चाहें तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को फुल स्क्रीन के लिए, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर पूछता है ऑटो हाइड रिबन, यानी क्लिक करा तो यहाँ पर जो
और मेन्यू वाला जो कंसेप्ट था, एक्चुअल में जो मेन रिबन था, वो भी हाइड हो जाएगा। तो आप लोगों के पास दो ऑप्शन होते हैं, एक जो मेन्यू बार जिसे आप रिबन बोल रहे हैं, यहाँ पर वापस मैं एक बार ला करके दिखाता हूँ। फिर से मैंने किया शो टैब, तो यहाँ पर रिबन मेन्यू दिखने लगा। रिबन इसी फॉर्म को बोलते हैं जहां पर आपके मेन्यू होते हैं। इस रिबन के अंदर जब होम मेन्यू को ओपन करता हूं, होम रिबन में आने वाले होम मेन्यू को जब ओपन करता हूं तो इसका मेन्यू पार्ट ओपन होता है। इसको मैंने बोला कि जब आप कंट्रोल F1 करते हैं तो यहाँ पर इसको हाइड करेगा, और आप चाहते हैं कि मेन रिबन भी हाइड हो जाए तो आप लोगों को ये ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर दें, ऑटो हाइड रिबन कर दें, तो ये भी चला जाएगा। यहीं पर जब आप क्लिक करते हैं तो कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है कि हाइड द रिबन, क्लिक एट द टॉप ऑफ द एप्लीकेशन टू शो इट। यहाँ पर क्लिक करने पर आप लोगों का ये काम चलता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जूम अच्छा हो चुका है, सभी लोगों को क्लियर दिख भी रहा होगा। तो जब लेफ्ट राइट सेंटर की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर सामने पैराग्राफ है, ऊपर टेक्स्ट दिया हुआ है। मैं कंट्रोल R प्रेस कर रहा हूं तो कंट्रोल R से ये राइट हो गया। किसके? डॉक्यूमेंट के लेफ्ट राइट सेंटर की बात हो रही है। याद रखिएगा डॉक्यूमेंट में भी कितने पोजीशन होती हैं, इसको भी मैं क्लियर करवाता हूं कि कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट जो आप लोगों को दिख रहा है, इस सिंगल डॉक्यूमेंट की कौन कौन सी पोजीशन है। तो आप लोगों को याद रहे, हमेशा इस चीज को सीखने के लिए आपको एक बेसिक सी चीज सीखनी है जो कि जूम कम करने के बाद ही आप लोगों को समझ में आएगी। तो मैं इसका जूम फिर से हटाता हूं, शो टैप करता हूं, यहां पर मैं जा रहा हूं व्यू मेन्यू के पास, ताकि मैं लेआउट्स आप लोगों को बता सकूं, और इसको रीड मोड पे लगा दिया। जैसे ही रीडिंग मोड पे लगाया तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत छोटा सा हो गया। इस डॉक्यूमेंट में, ये फुल डॉक्यूमेंट है मेरे पास, 2 पेज दिख रहे हैं। तो इस डॉक्यूमेंट में कितना अलाइनमेंट, कितनी पोजीशन है, कितनी जगह है, तो मैंने कहा एक तो टॉप है, दूसरा इस डॉक्यूमेंट में सेंटर है, और तीसरा इसमें बॉटम है। टॉप, सेंटर और बॉटम। दूसरा लेफ्ट है, सेंटर है और राइट है। अब यही कंडीशन मैं वापस बोलता हूं, टॉप में लेफ्ट, सेंटर और राइट, मिडिल में लेफ्ट, सेंटर और राइट, और बॉटम में लेफ्ट, सेंटर और राइट। इसका मतलब किसी एक डॉक्यूमेंट पे किसी टेक्स्ट या किसी ऑब्जेक्ट को अलाइन करने के लिए 9 अलग अलग जगह होती है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चंस हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी डॉक्यूमेंट में कितनी पोजीशंस होती हैं अलाइनमेंट्स के लिए, टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए या फिर ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट के, कि किसी डॉक्यूमेंट पर हम किसी ऑब्जेक्ट को कितनी जगह पर सेट कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। तो याद रखना है, टॉप पे लेफ्ट राइट सेंटर, मिडिल में लेफ्ट राइट सेंटर और बॉटम में लेफ्ट राइट सेंटर, ऐसी 9 अलग अलग पोजीशंस हैं। चलिए आगे बढ़ें। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को दिख रहा है, इसमें जब टेक्स्ट अलाइनमेंट की बात करी तो मैंने इसको बोला कंट्रोल R से राइट, कंट्रोल L से लेफ्ट और कंट्रोल E से सेंटर। राइट भी हुआ, लेफ्ट भी हुआ, और C से सेंटर नहीं, E से सेंटर, क्योंकि C से कॉपी होता है, पहले भी बता चुके हैं और अभी वापस बता रहा हूं। तो यहाँ पर कंट्रोल E से सेंटर होता है, याद रखने वाली बात। आगे बढ़ते हैं। बात आती है जस्टिफाई या फोर्स जस्टिफाई की, तो आप सभी को ध्यान रखना है, जस्टिफाई और फोर्स जस्टिफाई जो है वो पैराग्राफ पे काम करता है। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरे पास ये कुछ पैराग्राफ लिखे हुए हैं। तो ये पैराग्राफ में लेफ्ट अलाइनमेंट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन राइट अलाइनमेंट आप लोगों को दिख रहा है किस टाइप से यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस राइट अलाइनमेंट को भी सही करने के लिए, जैसे आगे से अलाइन है ऐसे पीछे से भी मैनेज करना है, तो आप कंट्रोल J का यूज करते हैं और ये जस्टिफाई हो जाता है। आप देख पा रहे हैं अब जैसा आगे था सेम कंडीशन पे पीछे से भी अलाइनमेंट हो चुका है और जस्टिफिकेशन है। इस जस्टिफाई में एक नई चीज जब जुड़ जाती है जिसको हम कहते हैं फोर्स जस्टिफाई। तो फोर्स जस्टिफाई ऐसी सिचुएशन पे किया जाता है जैसे ये लाइन आपको दिख रही है फर्स्ट पैराग्राफ की, ये यहां जाकर एंड हो गई, पर यदि ये भी थोड़ी सी आगे बढ़ जाती तो ये भी पैराग्राफ में जस्टिफाई होती और इसका लुक थोड़ा सा और अच्छा आता। ये लाइन तो स्टार्ट ही हुई और खत्म हो गई, तो इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये भी इतनी ज्यादा नहीं लिखी हुई है, ये भी लगभग हाफ पोजीशन पर है, पर ये इस लाइन को आप फोर्स जस्टिफाई कर देंगे तो वो ठीक से दिखेगा। यहां पर इस पैराग्राफ में जो लास्ट रो है उसको भी जस्टिफाई करना चाहता हूं, तो कंट्रोल शिफ्ट, याद रखिएगा कंट्रोल शिफ्ट J कर रहा हूं। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट J किया आप देखें वो लाइन भी अलाइनमेंट में आ गई और अब पूरा पैराग्राफ एक्यूरेट दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि सेकंड पैराग्राफ में इसको नहीं कर सकते थे, थर्ड में इसको नहीं कर सकते थे, सभी में कर सकते हैं। सभी में कंट्रोल शिफ्ट J चला दें आप, जरा देखिए। तो जो एक वर्ड लिखा था थीम वो भी जस्टिफाई हो चुका है, लेकिन क्योंकि एक ही वर्ड है तो उसके बीच की डिस्टेंस जो है, स्पेसिंग जो है बहुत ज्यादा हो गई, इसलिए वहां पर इस चीज को अप्लाई ना करें जहां पर सिंगल टेक्स्ट हो या हाफ लाइन से मैटर लेफ्ट में अरेंज हो रहा हो। यदि हाफ लाइन से आगे बढ़ रहा है और आप चाहते हैं अरेंज हो जाए तो इतनी ज्यादा दिक्कत, ऊपर वाले को तो देखें एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी लाइन लास्ट तक गई है, लेकिन इसमें देखें तो स्पेसिंग ज्यादा दिख रही है, इसमें भी स्पेसिंग ज्यादा दिख रही है। तो इस टाइप के मैटर को आप जस्टिफाई ना करें, फोर्स जस्टिफाई ना करें, ज्यादा बेटर है।
मैं कंट्रोल जे इस पे चला देता हूं तो ये नॉर्मल हो जाएगा। सिलेक्ट ऑल किया, कंट्रोल जे किया, सभी नॉर्मल है। और जैसे ही फर्स्ट पैराग्राफ को कंट्रोल शिफ्ट जे किया तो वो फोर्स जस्टिफिकेशन आपको शो करेगा। एग्जामिनेशन में इसी चीज के लिए आपको एक नई चीज मैं बता रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं लेकिन एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं। जिन लोगों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा उन लोगों के लिए कि ये जो कंट्रोल शिफ्ट जे है, इस फोर्स जस्टिफाई का एक शॉर्टकट और होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि वो लोग एकदम डीप पूछ रहे हैं तो आपको भी पूरा डीप जितनी चीजें होती है वो सब पता होना चाहिए। तो जब आप इसकी बात करते हैं तो यहां पर कंट्रोल शिफ्ट जे फोर्स जस्टिफाई या सुपर जस्टिफाई के लिए आप शिफ्ट इंटर का भी यूज कर सकते हैं। हाँ याद रखिएगा क्या बोल रहा हूं, शिफ्ट प्लस एंटर। जैसे ही लाइन के लास्ट में कर्सर को आप लोग रखेंगे देख पाएंगे वापस शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस किया वो फोर्स जस्टिफाई हो जाएगा। पर इस फोर्स जस्टिफाई या सुपर जस्टिफाई में और पहले वाले फोर्स जस्टिफाई में डिफरेंस क्या है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि मैंने यदि शिफ्ट के साथ एंटर किया होता तो आप देखें इसके वर्ड दूर दूर हो गए और वर्डों के बीच में स्पेसिंग आ रही है। सेम कंडीशन यदि मैंने यहां पर इसको वापस से हटा दिया, आपको कैसे हटाना है, पीछे जाकर बैक स्पेस लगा दें। जैसे ही यहां पर बैक स्पेस लगाएंगे या नॉर्मल कंट्रोल जे करेंगे तो वो कंडीशन को वापस रिमूव कर देगा। मैंने इसको फिर से जस्टिफाई किया या डिलीट प्रेस किया, पीछे जाकर बैक स्पेस या डिलीट प्रेस किया तो ये नॉर्मल हो चुका है। मैं कंट्रोल शिफ्ट जे कर रहा हूं तो आप लोग देखें कंट्रोल शिफ्ट जे और शिफ्ट इंटर में अंतर क्या है। तो जब शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट जे करता हूं तो इसके एक एक लेटर में बराबर बराबर स्पेस आती है। ये लेटर वाइज जस्टिफाई होता है और आपके एग्जामिनेशन में इस चीज को इस तरह से पूछा जाता है कि फोर्स जस्टिफाई और सुपर जस्टिफाई में क्या डिफरेंस है। तो यहां फोर्स जस्टिफाई और सुपर जस्टिफाई दोनों की डेफिनेशन अलग अलग हो जाती है कि ये जो काम मैंने यहां पर किया हुआ है ये सुपर जस्टिफाई है जो कि एक एक लेटर के बीच में स्पेसिंग देता है, ये कंट्रोल शिफ्ट जे होता है। लेकिन यही बात मैं करता हूं वापस जस्टिफाई करने के बाद शिफ्ट इंटर पर, तो ये वर्डिंग को जस्टिफाई करता है, मतलब एक वर्ड के बीच में एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ करके ये पैराग्राफ को आगे करता है। ये फोर्स जस्टिफाई का कंसेप्ट होता है। तो इस चीज में जो डिफरेंस है वो आप लोग विशेष रूप से याद रखेगा क्योंकि यहां पर जाकर के व्यक्ति गड़बड़ कर देता है। आगे बढ़ता हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीज आपको बड़ी पसंद आएगी। ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से जो लोग प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं या प्रैक्टिकली काम करना चाहते हैं। यदि आपको प्रैक्टिकल सीखना है तो ऐसी कई सारी छोटी छोटी बारीकियां हैं जो कि आप लोगों को सीखना पड़ेगी। और सीपीसीटी जैसी एग्जाम में लोगों का फेल होने का जो कारण है वो इसी प्रकार के ऑप्शन है कि वो लोग कहीं से भी उठा के कुछ भी पूछ लेते हैं और वो चीजें हमने कभी सुनी ही नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, तो लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई और फोर्स जस्टिफाई या सुपर जस्टिफाई की जब हम बात करते हैं तो ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं। हम लोग इसको एक नहीं कह सकते। लिखने में तो मैंने भी गलत लिख दिया, आप थोड़ी देर के लिए सोचेंगे कि सर आपने भी तो यहाँ पर फोर्स जस्टिफाई और सुपर जस्टिफाई लिखा है, लेकिन लिख तो दिया है लोगों को समझाने के लिए कि भैया ये दोनों चीजें अपने आप में अलग अलग है। तो मैंने आपको शॉर्टकट्स दोनों ही क्लियर कर दिए कि जब आप फोर्स जस्टिफाई की बात करेंगे तो कंट्रोल इंटर शिफ्ट इंटर चलाएंगे, लेकिन सुपर जस्टिफाई की बात करेंगे तो आप लोग कंट्रोल शिफ्ट जे का यूज करेंगे। चलिए, वैसे ये शायद पूछें शायद ना पूछें पर आपको याद होना चाहिए। हम बात करते हैं अब टेक्स्ट अलाइनमेंट समझ में आता है, ये ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट क्या होता है। तो हम जब ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट की बात करेंगे तो जैसे टेक्स्ट इस डॉक्यूमेंट में अलाइन हो रहा है ऐसे ही इस पूरे डॉक्यूमेंट पर आपका ऑब्जेक्ट भी अलाइनमेंट होता है। मैं इसका जूम यहां से कम कर रहा हूं, नीचे आप लोग देख पा रहे हैं कर्सर मेरा, शायद वीडियो के कारण आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो इस वीडियो के पीछे छुपा हुआ है। मैंने इसको जूम कम कर दिया और जूम कम करने के बाद किसी भी एक ऑब्जेक्ट को इंसर्ट किया। इंसर्ट मेन्यू पे आप लोगों को पता होना चाहिए सारी ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं। यहां पर मैं किसी टेक्स्ट बॉक्स को भी ले सकता हूं, पिक्चर को भी ले सकता हूं, आप चाहें तो वर्ड आर्ट वगैरह भी हैं, जैसा भी जो भी ऑब्जेक्ट लेना चाहें वो ले सकते हैं। फिलहाल समझने के तौर पे शेप उठा लेते हैं चलिए, क्योंकि शेप्स तो सभी को अच्छे से याद ही है। मैंने कोई भी एक यहां पर बॉक्स बनाया, ये जो मुझे यहां पर एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इस ऑब्जेक्ट की कंडीशन क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दो ही कंसेप्ट पे काम होता है, पहला टेक्स्ट होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। या तो आप इस प्रकार के टेक्स्ट लिख सकते हैं या फिर इस प्रकार की ड्राइंग, चाहे वो इमेज फॉर्म में हो या फिर ऑटो शेप्स हो, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हो या पिक्चर हो, क्लिप आर्ट हो, इस प्रकार के। कभी कभी याद रखेगा जो मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट कितने टाइप का होता है, ऐसे ही पूछ लिया तो
ऑब्जेक्ट्स की भी कंडीशन है आपके पास। ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में हो सकता है? तो सबसे पहले जो आप लोग समझते हैं वो हो गया शेप। ऑब्जेक्ट शेप के फॉर्म में हो सकता है, वो लाइन भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। शेप के बाद दूसरी कंडीशन हो गई इमेज। इमेज मतलब आपकी जो भी पिक्चर्स वगैरह होती हैं। इमेज के बाद कंडीशन हो जाती है चार्ट, वो चार्ट के फॉर्म में हो सकता है। चार्ट के बाद फिर कंडीशन हो जाती है आप लोगों की वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट के बाद फिर कंडीशन एक और आप लोगों की रहेगी, उसको बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। इस टाइप से जब हम लोग शेप की बात करें, इमेज की बात करें, चार्ट की बात करें, वर्ड आर्ट की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की बात करें, तो ये सब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मिलने वाले अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हम जब भी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो टेक्स्ट तो हमारे सामने होता ही है, पर ये जो बॉक्स वगैरह लिया है इसको हम एक ऑब्जेक्ट मानते हैं जो कि टेक्स्ट नहीं होता, और ये माउस से कंट्रोल होता है पूरा। तो जब मैं इसके अलाइनमेंट की बात करूंगा तो ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट के कंसेप्ट पे मेरे पास शेप भी हो सकती है, इमेज, चार्ट, वर्ड आर्ट, एक और वर्ड आर्ट के साथ क्लिप आर्ट, क्योंकि क्लिप आर्ट भी एक इसी प्रकार का ड्राइंग आर्ट है जो कि ऑब्जेक्ट फॉर्म में आप लोग को मिलेगा। चलिए, ये सारी चीजें होने के साथ मैंने इसको क्लिक किया। अब मुझे इसको डॉक्यूमेंट के टॉप पर सेट करना है, टॉप पर, लेफ्ट साइड पर, टॉप पर, सेंटर में, टॉप पे, राइट में, या फिर नीचे उठा कर ले जाऊंगा यहाँ पर। तो ये माउस से सेट करने से अच्छा है आप लोग इस ऑब्जेक्ट को जहां भी सेट करना है आप सीधे इसके अलाइनमेंट की बात करें। अब ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट के लिए कहां जाना है? तो सामने ही जब ऑब्जेक्ट पे मैं क्लिक नहीं करता हूं तो आप देखें फॉर्मेट मेन्यू यहां से गायब हो चुका है, लेकिन जैसे ही मैं यहां पर ऑब्जेक्ट पर क्लिक करूंगा तो फॉर्मेट मेन्यू अवेलेबल हो जाएगा। तो ड्राइंग टूल्स वाला फॉर्मेट मेन्यू जो होता है, जब मैं इस पे जाता हूं तो यहां पर आप लोग को दिखेगा स्पेशली अलाइन टेक्स्ट। तो ये जो अलाइन टेक्स्ट है टॉप, मिडिल एंड बॉटम, जैसा कि पहले मैंने बताया था, जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको टॉप किया तो अब कंडीशन ऐसी ऑलरेडी टॉप में ही है, फिर मैंने वापस से यहाँ पर मिडिल किया तो आप देखें ये मिडिल में ही है, अभी अभी सॉरी टॉप पे ही है, बॉटम किया तो कंडीशन की ये तो हिल ही नहीं रहा है। तो आप लोग यहाँ पर इसको ध्यान से पढ़ें, बोल रहा है अलाइन टेक्स्ट, तो कंडीशन है आप ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट करने आए लेकिन ये टेक्स्ट की बात कर रहा है, तो टेक्स्ट के लिए कंसेप्ट अलग रहेगा कि इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से टेक्स्ट को अलाइन करना है, तो वो उस चीज की बात कर रहा है। पर अभी हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करें तो जब इसके अलाइनमेंट की बात होती है तो याद रखिएगा साइड में अरेंज ऑप्शन के साथ में इसके अलाइन ऑप्शन आप लोग को मिलेंगे। और जो चीजें मैं बता रहा था कि लेफ्ट, सेंटर, राइट, तो मैं जैसे ही लेफ्ट पे क्लिक कर रहा हूं ये बकायदा अलाइन होगा। सेंटर पे क्लिक किया, ऐसे ही राइट पे क्लिक किया तो ये टॉप में लेफ्ट, राइट, सेंटर हुआ। ऐसे ही अलाइन टॉप, मिडिल एंड बॉटम, तो मैंने कहा पहले मिडिल में जाओ तो वो ऑटोमेटिकली इस डॉक्यूमेंट के मिडिल पार्ट पर जाएगा। फिर वापस मैं इसको बोलता हूं कि अब मिडिल पे तो आप आ चुके हो, अब इसके अलाइन में लेफ्ट में चले जाओ, तो वो लेफ्ट में चला जाएगा। कहने का मतलब है आपके पास यहाँ पर टॉप, मिडिल, बॉटम अरेंजमेंट है, और टॉप में ही आपको पता है लेफ्ट, सेंटर, राइट, मिडिल में भी लेफ्ट, सेंटर, राइट, और बॉटम में भी लेफ्ट, सेंटर, राइट होता है। तो किसी डॉक्यूमेंट पर ये 9 अलग अलग अलाइनमेंट होते हैं, ये आपको हमेशा रटे हुए होने चाहिए। साथ में डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली या वर्टिकली, तो इसको हॉरिजेंटली आपको अरेंज करना है तो आप देखें वो हॉरिजेंटली सेंटर में अपने आप आ जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स के हॉरिजेंटल पार्ट की बात कर रहा है। ऐसे ही वर्टिकल की बात करी तो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स का जो वर्टिकल पार्ट है तो हॉरिजेंटल पार्ट और वर्टिकल पार्ट के बीच में लाने के लिए इसको किया जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स का हॉरिजेंटल और वर्टिकल पार्ट जब भी आप लोग का आता है तो पूरे डॉक्यूमेंट में एक हॉरिजेंटल भाग है और एक वर्टिकल पार्ट है, तो उसके सेंटर अलाइनमेंट पर आपके ऑब्जेक्ट को ला करके रख देगा, ये ध्यान रखिएगा। अलाइन पेज की बात करें तो यहाँ पर पेज तो एक्चुअल में पहले से अलाइन है, मतलब सेंटर में ही दिया हुआ है। कभी आपका पेज स्क्रॉल के माध्यम से इधर उधर हो जाए तो आप उसको भी अलाइन कर सकते हो। तो एक छोटी सी चीज थी जो कि आप लोगों को बताने की कि यहाँ पर हम लोग हमेशा पढ़ाई करते हैं तो एक ही चीज ध्यान रखते हैं कि भैया अलाइनमेंट लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई होता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि फोर्स जस्टिफाई और सुपर जस्टिफाई के नाम की भी चीजें होती है। उसके बाद सेकंड अलाइनमेंट ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट होता है, और ये ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट कौन कौन सा होता है तो याद रखिएगा क्या बताया गया कि ये भी लेफ्ट होता है, सेंटर होता है और राइट होता है, लेकिन इसके साथ और क्या होता है तो यहां पर बताया जाता है कि इस अलाइनमेंट का जो दूसरा पार्ट होता है जो कि पहला टॉप होता है, दूसरा मिडिल होता है और तीसरा बॉटम होता है। तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट के टॉप, मिडिल और बॉटम में उसको लेफ्ट, सेंटर और राइट अलाइन कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखना है।
वो एक साथ अरेंज कर देता हूं। तो ये भी तीन प्रकार, ये तीन कंडीशन और ये तीन कंडीशन, इसलिए हमने दोनों को एबीसी एबीसी लिया है। आप लोगों के लिए एकदम नई चीज हो जाती है टैब अलाइनमेंट, जो कि आपने कभी सुना ही नहीं है। सही बात तो यही है, आप में से 99% लोग जो भी 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल से काम कर रहे हैं, उन लोगों ने टैब जरूर सुना है, टैब पे काम भी किया है, पर टैब अलाइनमेंट भी होता है, ये चीज आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते हैं। तो इस चीज को विशेष रूप से आप लोग देखिएगा, क्योंकि आपके सभी के काम आने वाली है। तो प्रैक्टिकली जो लोग काम कर रहे हैं, जिनको ये चीजें पता है, उन लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां तक मैंने, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड में 17-18 साल से हूं, और 17-18 साल से मुझे यहाँ पर जब भी मैंने किसी से प्रैक्टिकली बात की या देखा, तो एक ही चीज समझ में आई है कि टैब अलाइन के बारे में किसी को जानकारी नहीं होती। टैब का यूज पर्टिकुलर किसी सिंगल टैब का यूज जरूर किया है, पर टैब के अलाइनमेंट का यूज करने वाले लोग बहुत कम है। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत काम की चीज है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये कब काम आती है और कैसे काम आती है? तो टैब अलाइनमेंट में भी आपको ध्यान रखना है, लेफ्ट होता है, सेंटर होता है, राइट होता है, डेसिमल होता है और बार होता है। ऐसे 5 टैब अलाइनमेंट होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम को बड़ा कर लेता हूं ताकि आप लोगों को ये क्लियर दिखाई दे। तो जब भी हम कभी बात करेंगे इसकी, तो यहां पर ऑब्जेक्ट समझ में आया, टेक्स्ट समझ में आया, अब टैब की बारी है। तो टैब अलाइनमेंट क्या, हम क्या चाहते हैं, किस टाइप से टैब अलाइनमेंट। इस टैब अलाइनमेंट को समझने के लिए आप लोगों को मैं कुछ प्रैक्टिकल काम करके बता रहा हूं। अभी का जो आप लोगों का पैटर्न है काम करने का, वो क्या है, और दूसरा आप मेरे हिसाब से, या फिर इन ऑप्शंस के जो नए ऑप्शंस आप लोगों के लिए नए हैं, पुराने ये सारे, इन ऑप्शन के हिसाब से काम करते हैं, तो आप उस काम को कितनी जल्दी कर पाएंगे, ये समझने की बात है। हम लोगों के जो लेक्चर हैं सारे, वो लेक्चर का जो मेन कंसेप्ट है वो विशेष रूप से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन द सेंस कि कोई भी व्यक्ति जब आप कहीं भी काम करते हैं, तो आपको बारीकी से एक एक ऑप्शन का यूज पता होना चाहिए, ताकि जो काम आप 1 घंटे में कर रहे हैं, एक्चुअल में वो 15 मिनट का काम था, 45 मिनट आपके सिर्फ इसलिए वेस्ट हो जाते हैं क्योंकि आपको वो ऑप्शंस नहीं पता। यदि आपको सारे ऑप्शंस सही ढंग से याद है, तो आप लोग इस पे काम बहुत जल्दी और आसानी से कर पाएंगे। दूसरा मेन मोटो एक है एग्जामिनेशन का, कि आजकल जितनी भी सीपीसीटी या इस प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, तो उसमें हम लोगों के मध्य प्रदेश में अभी सीपीसीटी जैसी एग्जाम दूसरी कोई नहीं है, क्योंकि इसमें कोई चीटिंग नहीं होती, कोई सेटिंग नहीं होती। याद है तो पास होंगे, नहीं याद है तो आप फेल हो जाएंगे। तो इस प्रकार की एग्जामिनेशन की जरूरत एमपी में बहुत ज्यादा थी, और ये बहुत अच्छे लेवल पे इन्होंने शुरू किया। साथ ही साथ इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि किसी को पूरा याद है तो ही वो पास हो सकता है, नहीं तो नहीं। तो आप लोगों के लिए ये सारी वीडियो इसलिए भी जरूरी है कि सीपीसीटी या इस प्रकार की जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, जहां पर बारीकी से पूछा जाता है, तो वहां पर ये सारी चीजें आप लोगों को काम आएंगी। अब यदि आप लोगों से पूछ लेते हैं कि टैब अलाइनमेंट कितने टाइप का होता है, तो पहली बात ही हम लोग को पता ही नहीं है कि टैब में अलाइनमेंट होते हैं। अब पहली बार ये मालूम पड़ा कि साहब 5 टाइप के होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट, डेसिमल और बार। पर ये होता क्या है, ये अभी भी समझ में नहीं आया, तो इस चीज को समझिएगा। एक्चुअल में हम लोगों के पास यहाँ पर सबसे ऊपर रूलर होता है। ये जो रूलर होता है, ये होता है स्पेशली फॉर गाइड और ग्रिड के लिए। जब गाइडलाइन और ग्रिड लाइन की बात होती है, तो यहाँ पर गाइडलाइन आपको गाइड करती है कि किसी टेक्स्ट को किसी ऑब्जेक्ट से या किसी ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट से अलाइन करना है, तो वो कैसे किया जाता है। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, समझ में नहीं आया होगा तो इसको फिर से एक बार प्रैक्टिकली करके बताता हूँ, तो चीज आपको समझ में आएगी। यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट करके बताया था, उस ऑब्जेक्ट को मैंने अभी हटा भी दिया, उस ऑब्जेक्ट को मैं फिर से लेकर के आता हूँ। इंसर्ट पे चलते हैं, कोई एक शेप लेता हूँ। मेरा वर्ड था कि अलाइनमेंट जो होता है वो स्पेशली होता है किसी टेक्स्ट को किसी ऑब्जेक्ट से और किसी ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट से अलाइन करने के लिए। मैं चाहता हूं कि इस ऑब्जेक्ट को इस लेफ्ट वाले के टॉप साइड से अरेंज करके यहां पर रख दूं, पर क्योंकि मेरे पास इसको जैसे ही ले जाता हूं, ये लाइन आप लोगों को दिख रही होगी ग्रीन कलर की, यदि ये लाइन नहीं होती तो क्या मैं एग्जैक्ट अलाइनमेंट कर पाता? तो मेरे पास एक ही आंसर था, नहीं। अब क्योंकि ऑफिस 2019 में मैं काम कर रहा हूं, इसके बाद आप लोग 365 में भी इसको यूज करते हुए देखेंगे। आप लोग जब इसको 2007 ऑफिस पे चले जाएंगे या उससे लोअर वर्जन पे, तो इस प्रकार की ग्रिड लाइन वहां पर नहीं मिलेगी। आप लोगों को ग्रिड लाइन एक्टिव करना पड़ेगी। तो ऐसी जो कंडीशन होती है, ये क्यों यूज हो रहा है, यहाँ पर कैसे यूज हो रहा है, कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी टेक्स्ट से अलाइन करने के लिए, कि कहीं ये ज्यादा ऊपर नीचे तो नहीं है। तो मैंने देखा कि हल्की सी लाइन ऊपर है, तो मैं चाहता हूं इसको थोड़ा सा नीचे करना, तो मैं इसको नीचे अरेंज कर सकता हूं। फिर जैसे ही इसको क्लिक करता हूं,
तो वहां पर आप लोगों का अरेंजमेंट जो है, यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे या फिर ऐसे ले जाएंगे, तो ये जो सिस्टम आप लोग का रहता है ये अलाइनमेंट का, कि आप देखें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों दिखाई दे रही है कि पूरे डॉक्यूमेंट में किस अलाइनमेंट पर ये ऑब्जेक्ट रहेगा, ये आपको पता चलता है। तो ये जो सिस्टम चलता है किसी टेक्स्ट से किसी ऑब्जेक्ट को अलाइन करना, या कंट्रोल डी करके मैं डुप्लीकेट ले लेता हूं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मैंने और ले लिया, तो आप देखें ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से अलाइन करना, अब इतनी दूर है, ये ऊपर है या ज्यादा नीचे है, ये यहाँ पर अलाइनमेंट से समझ में आता है कि हाँ भैया ये दोनों एक दूसरे को अलाइन कर रहे हैं, कि इस प्रकार से ये मालूम पड़ गया कि दोनों साथ में ही है, एक ही लाइन में अरेंज हो चुके हैं। तो ये अलाइनमेंट होता है। आप टेक्स्ट से ऑब्जेक्ट को या किसी ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को अलाइन करने के लिए हमेशा ग्रिड एंड गाइड्स का यूज करते हैं। इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, फिलहाल समझ में आ ही गया होगा आपको। तो बात हो रही है हमारी टैब अलाइनमेंट की। अब ये जो टैब अलाइनमेंट होते हैं ये क्या, तो डिफॉल्ट टैब अलाइनमेंट हमेशा इसमें जो होता है, याद रखिएगा, डिफॉल्ट वर्ड पूछा जाता है। डिफॉल्ट बॉर्डर क्या होती है, डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, डिफॉल्ट पैराग्राफ सेटिंग क्या होती है, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें। तो डिफॉल्ट टैब अलाइनमेंट जो होता है वो हमेशा लेफ्ट होता है, और डिफॉल्ट टेक्स्ट का अलाइनमेंट होता है वो भी लेफ्ट होता है। तो ये जो लेफ्ट वाला कंसेप्ट है इस चीज को हमको ध्यान रखना है। तो यहां दिखने वाली जो कंडीशन है ये आप लोग की अलाइनमेंट सेटिंग के लिए यूज की जाती है। इस टैब को आप लोग ध्यान से देखिए, जो ब्लैक कलर का एल टाइप से शेप दिख रहा है, इसको आपको ध्यान से देखना है। इस शेप में जो कंडीशन दिख रही है वो ये कि ये अभी लेफ्ट है, और बता भी रहा है वहां पर मैसेज दे रहा है। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ सिंगल, तो आप लोग देखें एक नीचे लाइन आई है और एक सेंटर में ऊपर से लाइन, वर्टिकल लाइन दी हुई है। तो ये जो कंडीशन है ये सेंटर अलाइनमेंट के लिए यूज किया जाता है। इस पर मैं एक सिंगल क्लिक और कर रहा हूँ, तो आप लोग देखें उल्टा एल बन चुका है यहाँ पर, कि जो एल हम लोग इधर बनाते हैं वो उधर हो चुका है। ये आप लोगों का राइट अलाइनमेंट का सिंबल होता है। कभी कभी एग्जाम में इसमें से कोई एक अलाइनमेंट का साइन दे देते हैं और पूछते हैं कि ये बताओ ये कौन सा टैब अलाइनमेंट है, लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है, तो भी हम कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि हमने ऐसा सुना नहीं कभी। तो ये साइन को भी ध्यान रखना है। फिर से मैं क्लिक कर रहा हूं, तो आप लोग देखें वहां पर सेंटर अलाइनमेंट पर एक पॉइंट दिया हुआ है, डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है, इसको यहाँ पर डेसिमल बोला जाता है। मैं इस पर कर्सर को ले जाता हूँ तो बताएगा डेसिमल टैब है। फिर वापस नेक्स्ट में इस पर एक सिंगल और क्लिक करता हूँ तो एक रो दिख रही है, खड़ी हुई लाइन दिख रही है। जब इस पर जाते हैं तो ये बताता है बार टैब अलाइनमेंट। कहने का मतलब जो यहाँ पर टैब अलाइनमेंट की बात है वो ये 5 टाइप के होते हैं। मैं इस पर फिर एक बार क्लिक कर रहा हूँ, तो आप लोग देखें यहाँ पर अब ना तो लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है, जस्टिफाई है, बाहर कुछ नहीं है, यहाँ कुछ अलग ही सिंबल आया। ये क्या है, तो ये यहाँ पर फर्स्ट लाइन को जब आप टैब देते हैं तो ये फर्स्ट लाइन इंडेंट कहलाता है, कि जब कभी भी किसी पैराग्राफ में पहली लाइन को थोड़ा सा 0.5 टैब दिया जाता है या 1 इंच का टैब दिया जाता है, जो भी आपको देना है, तो किसी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को जब टैब देते हैं तो ये फर्स्ट लाइन टैब का सिंबल है, इसको भी रट लेना है। फिर मैं क्लिक करता हूं यहाँ पर, तो आप लोग देखें सिंबल उल्टा हो गया है, अब ये चेंज हो गया है। ये क्या है, तो हमने कहा साहब ये जो है आप जब इंडेंट्स को हैंगिंग करते हैं, कंट्रोल टी आपको सिखाया था, तो ये फर्स्ट लाइन को वहीं रखकर हैंग करके और नीचे के पैराग्राफ को आगे ले जाने के लिए हमेशा हैंगिंग इंडेंट का यूज किया जाता है। मैं इस पर फिर से एक सिंगल क्लिक कर रहा हूं, तो आप लोग देखेंगे ये अब वापस लेफ्ट अलाइनमेंट पे आ चुका है, ये डिफॉल्ट हो गया। कहने का मतलब इस एक छोटे से पॉइंट में इतनी सारी चीजें आपके काम की हैं और हम लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आखिर ये कैसे काम करता है या इसका काम क्या है। समझिए, एक एक करके समझाता हूं मैं आपको कि जब कभी भी हम लोग वर्किंग करते हैं तो वर्किंग करते समय ध्यान रखने वाली बातें। मैं ये नीचे ऑब्जेक्ट्स को हटा देता हूं फिलहाल, या इसकी जरूरत मुझे पड़ सकती है, हाँ पड़ सकती है। चलिए, मैं यहां पर एक काम कर रहा हूं छोटा सा, मुझे इंडेक्स बनाना है, और इंडेक्स बनाना है तो इंडेक्स की कंडीशन क्या होती है, मैंने मान लो यहाँ पर हेडिंग के फॉर्म में लिख ही दिया इंडेक्स, और कंट्रोल ई से इसको सेंटर कर दिया। ठीक है, नीचे आया। जब नीचे आया तो मुझे यहाँ पर ये शेप, इमेज, चार्ट, मान लीजिए मेरे लेसन के नाम है अलग अलग, 1 2 3 4 5, ये सारे लेसन हैं। तो मैं इस लेसन के सामने क्या करना चाहता हूँ, एक कंडीशन छोटी सी, कि इसको या तो मुझे लेफ्ट रखना है, या मुझे इसको सेंटर रखना है, या इसको मुझे राइट रखना है। तो जब ये इंडेक्सिंग वगैरह पूरी आपकी हो जाती है, इस प्रकार के कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, सारे कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा जब पैराग्राफ के लास्ट में जाया जाता है, सीवी में विशेष रूप से रिज्यूम में, कि आप लोग देखते हैं कि वो राइट आता है व्यक्ति और यहाँ पर लिखा जाता है उस व्यक्ति का नाम। जैसे मान लीजिए किसी का सीवी बना है तो उसने लिख दिया राजेश शर्मा, और नीचे फिर उससे रिलेटेड एड्रेस या ईमेल आईडी या कुछ भी उसको देना हो तो वो कर देता है। पर आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कुछ लेटर्स और एप्लीकेशन जब दी जाती हैं तो उसमें लिखा जाता है, राइट साइड में गए
योर्स ऑबिडियंटली। ये जब यहां पर वर्ड मैंने यूज किया शिफ्ट, कुछ करेक्शन बता रहा है, करेक्शन हम लोग कर देते हैं इसमें, योर्स में भी करेक्शन कर देते हैं। ये जो कंडीशन हम लोग को यहां पर दिखाई दी, अब जो सिस्टम हम लोग का चल रहा है इसमें हमने ये वर्ड लिख दिया और इस नीचे राजेश शर्मा लिखा, लेकिन क्या ये राजेश शर्मा या राजेश कुमार शर्मा होता थोड़ा सा, तो मुझे इस हेडिंग के सेंटर में इसको अरेंज करना है। अभी ये क्योंकि राइट है तो ये आपको इधर दिख रहा है और ये इधर दिख रहा है, तो इसकी सेटिंग को अरेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो मैं इसको वापस से, अधिकतर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग इस बात को कि मुझे इसको राइट में सेंटर में अलाइन करना है। तो व्यक्ति क्या करेगा, इसको टैब देगा, टैब देकर इधर तक आएगा, फिर सेकंड वाले पार्ट को टैप देगा, इस टैब को देकर ले आएगा, पर पता चलता है ज़्यादा टैब में वो नीचे आ जाता है क्योंकि यहाँ पर इसकी लाइन खत्म हो रही है, और जब इसकी लाइन खत्म हो जाती है तो उसको नीचे आना ही पड़ता है। तो फिर व्यक्ति इसको बैक स्पेस से आगे करेगा। आप सोचेगा चलो इसको आगे करता हूँ, इसको आगे करेगा, फिर टैब दे करके इधर लाएगा और वापस इसको फिर स्पेस दे करके सेट करेगा, सिंगल सिंगल स्पेस से। इस टाइप से ये सेटिंग्स होती हैं, पर इतनी मगजमारी करने से अच्छा है हमारे जो इंडेंट्स हैं, जो अलाइनमेंट्स हैं, वो क्या सिखाते हैं, तो ये सिखाते हैं कि आप कंट्रोल क्यू याद होगा, रिमूव टैब एंड अलाइनमेंट, मैंने एक ही बार में इसको रिमूव कर दिया, कंट्रोल क्यू कर दिया। आप भी सब याद रखिएगा, जब इसको अलाइनमेंट को हटाना होता है तो कंट्रोल क्यू करना है। मुझे यदि ये सारे इंडेंट्स याद हैं तो मैं क्या करूंगा, इसको कंट्रोल ई से सेंटर कर दूंगा, ये हो गया कंट्रोल ई से सेंटर। और जब कंट्रोल ई से सेंटर कर दूंगा तो मुझे याद है इंक्रीज इंडेंट, क्योंकि सेंटर अलाइनमेंट तो याद ही था, मैंने कंट्रोल एम से इंक्रीज इंडेंट कर दिया तो वो पूरा पार्ट इंडेंट्स के हिसाब से आगे बढ़ने लगा। आप देखें बिल्कुल सेंटर में, आप और सेंटर में कर दें और कर दें, ये आगे बढ़ते ही जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एम किया तो वापस रिमूव हो गया। तो स्थिति ऐसी है कि आप लोग जब भी इसको यहाँ पर लास्ट कॉर्नर पर लाकर सेंटर करना चाहते हैं तो कंट्रोल ई से पहले सेंटर कर दें, देन फिर कंट्रोल एम से इंक्रीज इंडेंट चला दें, तो ये सेंटर अलाइनमेंट में रहेगा। आपको स्पेस देने की कहीं से कहीं तक कोई जरूरत नहीं पड़ेगी लास्ट तक। तो ये एक छोटी सी बात है। दूसरा, इसमें हमने इंक्रीज इंडेंट का यूज किया, और इस इंडेंट के लिए आप लोग देखें ध्यान से, मैं अपनी जो मेन टॉपिक है उससे भटक नहीं रहा हूं, उसी पर हूं। उसमें एक टॉपिक जो वहां नहीं दिया था मैं आपको वो बता रहा हूं कि यहां पर आपने इस ऊपर वाले पॉइंट को देखा जो कि क्या बोल रहा था, फर्स्ट लाइन इंडेंट। आपने नीचे वाले पॉइंट को देखा जो कि बोल रहा था लेफ्ट इंडेंट, और एक पॉइंट आपने देखा हैंगिंग इंडेंट। ये तीनों इंडेंट्स हैं, तो हम अभी इन तीनों इंडेंट का एक साथ यूज कर रहे हैं, इसको बोला जाता है इंक्रीज इंडेंट। सारे इंडेंट्स को आगे ले जाना। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एम और जब कंट्रोल एम करता हूं तो आप देखें पूरा इंडेंट एक साथ बढ़ता है आगे की तरफ, तो ये इंक्रीज इंडेंट कंट्रोल एम कहलाता है। चलिए, तो एक ये छोटी सी सेटिंग थी हमारी जो यहाँ पर समझ में आई। फर्स्ट लाइन टैब की बात करी थी, फर्स्ट लाइन इंडेंट की बात करी थी, तो वो क्या होता है, तो हमने कहा ये जो टैब दिया जाता है ना, तो आप देखें ऊपर से फर्स्ट लाइन इंडेंट आ गया है कि एक सिंगल टैब से फर्स्ट लाइन, लेकिन उसको मैं आगे करता हूं बैक स्पेस से और कंट्रोल टी चलाता हूं, तो कंट्रोल टी में देखिए फर्स्ट लाइन में ही और नीचे वाला इंडेंट्स आगे बढ़ रहा है, तो आपको ऊपर दिखेगा कि हाँ बकायदा हैंगिंग इंडेंट हो रहा है। कंट्रोल शिफ्ट टी कर दूंगा तो रिमूव हैंगिंग या रिवर्स हैंगिंग हो जाएगा। इस टाइप से ये सारी चीजें यहाँ पर हमेशा काम करेंगी, तो आप लोगों को इसको कभी भी भूलना नहीं है। ये इंडेंट्स की बात हुई, फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इन तीनों के साथ अब हम जो बात कर रहे थे लेफ्ट सेंटर राइट वाला कंसेप्ट क्या है, तो ये जो परेशानी का सामना हमको यहाँ पर करना पड़ रहा था, यदि इसी काम को मैं अब लेफ्ट राइट सेंटर बार और डेसिमल के थ्रू बताऊं तो कैसे बताऊंगा। तो मान लीजिए यही हमारे दोनों हेडिंग्स हैं, मैंने कंट्रोल क्यू से इसको रिमूव कर दिया और कंट्रोल क्यू से रिमूव करने के बाद यहाँ पर मैं इसको वापस टैब अलाइनमेंट दे रहा हूं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर टैब लेकर आना था तो क्लिक कर दिया, यहाँ पर आप देखें लेफ्ट अलाइनमेंट लगा हुआ है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया। जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया तो आप लोगों को यहाँ पर टैब अलाइनमेंट शो होगा। सॉरी, पेज सेटअप भी दिखा रहा है, वापस से एक बार ये सिलेक्शन में हटा देता हूँ फिलहाल और उसके बाद जाता हूँ। तो जैसे ही मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर ये लेफ्ट अलाइनमेंट दिखा रहा है, लेफ्ट टैब अलाइनमेंट दिखा रहा है, ये ऐसे बोलना है। लेफ्ट टैब अलाइनमेंट का मीनिंग क्या है कि अब यदि मेरा कर्सर यहां से एक सिंगल टैब देगा तो सीधे वहीं पर जाएगा, और यहां पर जाने के बाद में आपको किस डायरेक्शन में लिखना है, तो क्योंकि लेफ्ट अलाइनमेंट है तो आप जो भी कुछ लिखोगे, जैसे कि लिखा राजेश, तो आप देखें वो लेफ्ट टू राइट ही चल रहा है, कुमार शर्मा,
ये हमेशा लेफ्ट अलाइनमेंट की तरह चलता है। और एक ही बार में वहां पर कॉर्नर पे पहुंचने के बाद आगे बढ़ गया। मैंने इसको कंट्रोल क्यू से रिमूव कर दिया, हटा दिया। चलो फिर से एक बार वापस, मैंने इस लेफ्ट को सेंटर कर दिया होता तो क्या होता, और वापस यहीं पर क्लिक करके लगाया होता तो ये सेंटर अलाइनमेंट है। एक सिंगल टैप पर कर्सर वहां चला गया। अब आपने वापस वही लिखा सारा जो पहले वाली बात थी, आपने योर्स ओबीडियंटली, दिख रहा है सेंटर चल रहा है, वापस एंटर किया, फिर से टैब लगाया, राजेश कुमार शर्मा। तो आप इस चीज को देखें, वो लेफ्ट भी चल रहा है और वो राइट भी चल रहा है। मतलब कहने का कि जो सेटिंग आप टैब और स्पेस बार से कर रहे थे वो ना करते हुए बार बार टैब देकर के इतनी दूर आने के या इंक्रीज इंडेंट करने से अच्छा है एक सिंगल टैब लगा दें, सेंटर अलाइनमेंट वाला सेंटर टैब लगा दें, तो ऑटोमेटिक जितनी भी चीजें लिखी जाएगी वो सब सेंटर में ही आएगी। इस टाइप से आपका काम चलता रहेगा। 21 मोती बंगलो, मेन रोड, देवास, ये हमारा काम चलता है। तो ये हुआ हमारा सेंटर टैब। और सेंटर टैब की खासियत क्या है, देखिएगा कि ये पहले तो सेंटर सेंटर दोनों तरफ चलता है, लेकिन जैसे ही आपका ये पार्ट यहाँ पर खत्म हुआ तो फिर ये राइट टू लेफ्ट चलना शुरू हो जाता है। यदि मैं यहाँ पर पूरा लिखता हूं तो ये कंटिन्यू कंटिन्यू चलता ही जाएगा, मतलब ये राइट की लेफ्ट की तरफ चलेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है। वापस आगे बढ़ते हैं, इसको फिर से मैं हटाता हूं, फिर से मैं नीचे आया, फिर एक बार वापस हमने इसी टैब के बारे में बात की। तो मैंने यहां पर कंट्रोल क्यू से उसको हटा दिया। कंट्रोल क्यू टैब सेटिंग रिमूव करने के लिए, कहीं भी टैब सेटिंग लगी होती कंट्रोल क्यू कर दें। मैं बात कर रहा हूं राइट की, मैंने फिर से यहीं पर कहीं भी पोजीशन पर लगा दिया। एक सिंगल टैब में कर्सर यहां पर आ रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग। अब मैं यहां पर राइट वाली कंडीशन को यूज करूंगा तो आपका काम राजेश कुमार शर्मा, या मैंने अपना नाम लिखा, यहां पर टैब दिया, फिर से निर्मल भाटिया, मैंने फिर से टैब दिया, गैलेक्सी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, एड्रेस दिया अपने सेंटर का 21 मोती बंगलो, मेन रोड, देवास। ऐसे मैं करता जाऊंगा और मेरा काम होता जाएगा। तो ये जो कंडीशन है ये आप लोगों के लिए बड़े काम की हो जाती है। 9826670499, ये जो कंडीशन हम लोग चला रहे हैं इस चीज को हमको ध्यान रखना है हमेशा कि अब ये पूरा राइट टू लेफ्ट ही चलेगा। और आप लोग को एक अच्छी बात कि इसको कभी भी इधर उधर आगे पीछे सेट करना है तो आप लोग के पास कंट्रोल एम तो है ही, कंट्रोल एम से आप चाहें तो इसको अरेंज कर सकते हैं इस टाइप से। देखें जरा, कंट्रोल शिफ्ट एम कर दें, ये आप लोग के लिए नई चीज हो जाती है। इसका जो सेटिंग होगा कंट्रोल एम पर, ये पहले इसको राइट लेफ्ट अलाइनमेंट पे सेट करेगा और फिर आगे बढ़ाएगा, फिर वापस लेफ्ट कर देगा और फिर पीछे की तरफ ले जाएगा। ये ऐसी बेसिक चीजें हैं, अंदर की चीजें हैं जो आप लोगों ने शायद ही मेरे ख्याल से कभी देखी समझी होगी। इसको बारीकी से सीखना, बड़े काम की चीजें हैं, बहुत काम आने वाली है। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं कि आपका 1 घंटा 15 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, वाकई में होगा आप लोग इस प्रकार की चीजों पे काम करेंगे तो ये हमारा हो गया लेफ्ट टैब अलाइनमेंट, मतलब लेफ्ट से राइट की ओर चलना। हम लोगों ने हमेशा ये तो सुना है कि भैया राइट से लेफ्ट जाया जाता है या सेंटर जाया जाता है, पर राइट से लेफ्ट आना ये बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल राइट होता कि कंट्रोल आर कर दिया और यहाँ पर एंडिंग हो रहा है आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ से तो शुरू कर देगा कि यहाँ से तो होना ही है। पर हम लोग बोल रहे हैं कि अब इसको यहाँ से नहीं, बीच में से शुरू करना है, तो वो मुश्किल काम है। वो आपका इस अलाइनमेंट के माध्यम से ही होगा। जब तक आप ये नहीं करते तब तक वो नहीं होना है, तो ये ध्यान रखने वाली बात। चलिए, एक होता है हमारा फिर वापस डेसिमल। तो ये जो डेसिमल वाला पॉइंट होता है इसके लिए हम क्या करते हैं, तो हमने कहा ये लगभग जो है कंडीशन लेफ्ट की तरह ही होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लगा करके बताया आप लोगों को कि मैंने डेसिमल पे क्लिक किया होता है और यहाँ पर क्लिक कर दिया, क्योंकि सेंटर है, दिख रहा है यहाँ पर सेंटर जैसा ही दिख रहा है पर पॉइंट है। तो इसका मीनिंग जो रहता है वो ये ऐसा कि ये पहले तो लेफ्ट चलता है, गैलेक्सी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, मतलब पहले जो काम करेगा वो कैसा करेगा, लेफ्ट की तरफ। फिर आगे कंटिन्यू कर दिया मैंने 21 मोती बंगलो, मेन रोड, देवास, मतलब जब लेफ्ट इसका खत्म हो जाएगा तो ये राइट में शुरू हो जाएगा। तो डेसिमल का काम है पहले हाफ पोजीशन तक सेंटर आपका लेफ्ट में जाना और फिर ऑटोमेटिकली आपका राइट में आ जाना। तो ये आपका डेसिमल कंसेप्ट पे काम करेगा। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट लास्ट होता है आप लोगों का बार। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, आप लोग को ऐसी जरूरत पड़ती ही है कि यहाँ पर दो टॉपिक के बारे में समझाना है, और जैसे फ्लॉपी हो गई 3.5 इंच और 5.25 इंच, और इसमें डिफरेंस बताना और बीच में एक लाइन डालना है, एक रो खड़ी करना है। तो हम लोगों के लिए एक ही ऑप्शन होता है कि मैं यहाँ पर एक तरफ लिख दूं कि भैया फ्लॉपी ड्राइव के बारे में जानकारी है, तो ये हमारा हो गया 3.5 इंच, 3 सही 1/2 और स्पेस, और इधर फिर टैब देके आऊंगा, फिर यहाँ पर लिखूंगा 5.25 इंच, 1 सही 1/4। ये ऑटो फॉर्मेटिंग के माध्यम से हो जाता है। चलो ये ऑटो फॉर्मेट भी एक दिन समझेंगे अच्छे से, बहुत काम की चीजें हैं इसमें भी। जब मैंने ये लिखा तो मुझे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट शो करना है, इसके बारे में जानकारी देना है कि इसकी जो साइज होती है वो 1.44 MB डेटा स्टोर करने की होती है, और ऐसे ही मुझे इस 5.25 पे करना है। तो मैं वापस टैब दे करके वहां तक जाऊंगा, इसका फर्स्ट पॉइंट लिखूंगा कि इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो 1.72 MB डेटा स्टोर होता है, मेगाबाइट। फिर वापस सेकंड पॉइंट लूंगा, फिर सेकंड पॉइंट इसमें डालूंगा कि ये जो होती हैं ये हार्ड होती हैं, जबकि इधर टैब दे करके जाऊंगा, फिर सेकंड पॉइंट लिखूंगा कि ये जो फ्लॉपी होती है ये फ्लेक्सिबल होती है। ये जो कंडीशन आप लोग लिख रहे हैं, इसमें आपका समय कैसे वेस्ट हो रहा है आपको पता है? काम हो रहा है, बड़ा अच्छा हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि मुझे यहाँ से वहां तक जब दौड़ना होता है तो मुझे टैब देना पड़ता है, और इतना सारा टैब देना पड़ता है। मैं इसको फिर से पीछे लेकर आ रहा हूँ। तो ये जो टैब वाला जो मामला है, इसको हम क्योंकि जब अलाइनमेंट समझते हैं तो अलाइनमेंट्स में यही सारी चीजें अच्छे से समझने की होती है, और बीच में अभी सेपरेटर के लिए कोई कुछ नहीं दिया हुआ है। मैं इसको अपने हिसाब से करता तो कैसे करता, ये समझिए अब जरा। यही 3.5 इंच की फ्लॉपी और 5.25 इंच की फ्लॉपी है, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पहले से ही पता है कि मुझे यहाँ पर इसको सेंटर में, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से सीधा सेंटर अलाइनमेंट लगाया 3rd पॉइंट पे या 4th पॉइंट पे, फिर एक सेंटर पॉइंट और लगा दिया 12 पॉइंट पे। ये 2 सेंटर के लिए हो गया। किस चीज के लिए? 3.5 और 5.25 के लिए। तो मैंने एक सिंगल टैब दिया, आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिखा 3.5 इंच की फ्लॉपी भैया मेरे पास हो गया, फिर एक सिंगल टैब दिया तो सीधा वो आगे की तरफ गया और आगे गया, और 5.25 इंच की फ्लॉपी, तो मैंने यहाँ पर ये कंडीशन लिखी। तो ये मेरा एक काम हुआ। अब एंटर देके जब नीचे आया तो उन दोनों टैब की जो कंडीशन थी वो मैंने रिमूव कर दी कंट्रोल क्यू से, और कंट्रोल क्यू से रिमूव करने के बाद क्योंकि मुझे अब इस पॉइंट टू पॉइंट चलना है, तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, अब लेफ्ट अलाइनमेंट, क्योंकि बाकी का मुझे कोई यूज नहीं है, या बार अलाइनमेंट। इस बार में लेफ्ट का ही काम होता है। कैसे? तो मैंने एक यहाँ पर टैब लगा दिया कि नंबरिंग मुझे यहाँ से शुरू करनी है, तो यहाँ पर सिस्टम आप लोग का चलेगा। सॉरी, इसको फिर से चेंज करें जरा, डेसिमल देन बार। तो ये जो आपका पॉइंटर था, मैंने यहाँ पर एक सेंटर में लाइन चाहिए थी मुझे सेपरेट करने के लिए, तो मैंने ये बार लगा दिया। इस बार को लगाने के बाद इसको, क्योंकि यहां से लिखेंगे, फिर से क्लिक करा और लेफ्ट अलाइनमेंट पे काम शुरू कर दिया, एक यहां पर और एक इस पॉइंट के यहां से। ये सारी सेटिंग मेरी हो गई। मैंने बीच में बार लगाया है और फिर लेफ्ट करके इधर लेफ्ट लगा दिया और इधर लेफ्ट लगा दिया। क्यों लगाया आप समझिएगा। टैब दिया, दिख रहा है यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट टैब पे आया, मैंने 1 लिखा, और जैसा नीचे लिखा है 1.44 MB की इसकी साइज होती है, फिर सिंगल टैब दिया तो ये सीधे सेकंड पॉइंट पे गया, और यहाँ पर बीच में बार जो चल रहा है वो क्या काम कर रहा है वो समझना आप। 7.2 MB मैंने एंटर किया, सेकंड पॉइंट आया, क्या लिखना था, इट इज टू हार्ड, ये हार्ड होती है, और यहाँ पर सेकंड पॉइंट में लिख दिया कि ये फ्लेक्सिबल होती है। तो अब आप लोग इस चीज को समझें कि ये जो मैं काम कर रहा हूं, यहाँ पर एक सिंगल टैब में इधर से उधर जा भी रहा और बीच में बार वाला काम भी हो रहा है, मतलब सेपरेट भी हो रहा है, एक लाइन लग रही है। तो बार का ये काम होता है कि बीच में आपको सेपरेशन कर देना, ये भी एक प्रकार का टैब अलाइनमेंट कहा जाता है। इसी में एक सवाल आता है कि क्या एक ही रो में, दिख रहा है सिंगल रो है, क्या एक ही रो में एक से ज्यादा टैब लगाए जा सकते हैं, टैब अलाइनमेंट लगाए जा सकते हैं? तो बकायदा मैंने लेफ्ट भी लगाया हुआ है और बार भी लगाया हुआ है, मैं चाहता तो सेंटर भी कर देता और जितना चाहते हैं वो सब हो जाएगा। तो एक रो में एक से ज्यादा टैब अलाइनमेंट लगाए जा सकते हैं, अप्लाई किए जा सकते हैं, ये रट लेना। और आपका काम कितनी आसानी से हो रहा है ये समझना। मैंने यहाँ फिर कुछ लिखा होता, फिर थर्ड पॉइंट यहाँ पर देता, फिर यहाँ लिखा होता, फिर एंटर करता, 4 पॉइंट आ जाता, फिर लिख देता। अब आपका काम इतनी जल्दी जल्दी से होगा कि आपके समय की बकायदा बचत होगी। मेरे कहने से कुछ नहीं होता, आपके देखने से तो होगा, आपके समझने से होगा कि आप देखें कि आपका समय अब बचेगा या नहीं बचेगा। कि पहले आपकी जो स्टाइल काम करने की थी वो क्या थी कि यहाँ से आपको लिखने के बाद वहां जाना है तो इतनी बार टैब लगाना है, और ये टैब जो 5 बार 7 बार 10
10 बार लगा रहे हैं, वो एक से जहां 10 सेकंड का काम हो रहा था वो 1 सेकंड में कन्वर्ट हो गया है। इस चीज को समझना है, तो ये चीजें आप लोगों के काम आएगी। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जहां तक मैंने कहा है आप लोगों को कि टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है, मैंने आपको करके बताया सारे। ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट भी होता है, ये सब भी हमने देखा। टेब अलाइनमेंट भी होता है, ये भी आप लोगों को पूरा बताया। ऐसे ही टेबल अलाइनमेंट भी होता है, जो कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा कि जो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट है या टेब अलाइन आपके टेक्स्ट अलाइनमेंट है, सेम कंडीशन पर किसी सेल में भी मैं एक टेबल को इंसर्ट करके इस ऑप्शन को आप लोगों को थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा कि मैंने यहां पर टेबल ली। एक टेबल आप लोगों को कल ही बताइए। तो किसी भी टेबल में यदि कोई पार्ट बहुत बड़ा हो, मैं इसको यहां पर मर्ज कर देता हूं इतने पार्ट को। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर डिजाइन भी है और लेआउट भी है। जब मैं यहाँ पर लेआउट में जाता हूं तो मर्ज ऑप्शन मिलेगा कि मर्ज सेल करना है मुझे, इन सारी सेल को मर्ज कर दिया। तो इस टेबल में भी कौन कौन सी पोजीशन हो गई, टॉप, फिर सेंटर और बॉटम, और टॉप में लेफ्ट, सेंटर और राइट। जैसा डॉक्यूमेंट की कंडीशन थी सेम कंडीशन यहां पर होती है। और इसी चीज को समझने के लिए आप लोग लेआउट पे जा करके यहां पर जब इसका अलाइनमेंट देखेंगे तो आप लोग समझेंगे कि यहां पर भी टेक्स्ट के लिए स्प्लिट टेबल, सेल, इंसर्ट, राइट, लेफ्ट वगैरह तो ठीक है। हम लोग चाहते हैं इसके अलाइनमेंट अलाइनमेंट अलाइनमेंट, ये देखिएगा ये अलाइन दिया हुआ है और इस अलाइनमेंट में सामने उन्होंने इमेज शो कर दी। क्या बोल रहा है, अलाइन टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर और टॉप राइट। सेम कंडीशन ऐसे ही मिडिल में लेफ्ट राइट सेंटर और बॉटम में लेफ्ट राइट सेंटर। तो कोई भी टेक्स्ट यदि आप लोगों ने वहां लिखा हुआ है और आप लोग को उसको अलाइन करना है, तो मैं यहां से इसको कमांड दे रहा हूं, वो वहां पर देखें अप्लाई होगा कि किसी भी टेबल के टॉप पर चले जाएं, सेंटर में चले जाएं, बॉटम में चले जाएं, लेफ्ट साइड पर। किसी भी टेबल के सेंटर में टॉप पर जाएं, सेंटर में सेंटर पर जाएं, सेंटर में बॉटम पर जाएं। किसी भी टेबल के राइट में टॉप पर जाएं, राइट में सेंटर पर जाएं, राइट में बॉटम पर जाएं। तो ये बकायदा यहाँ पर जाएगा। तो इस टाइप से टेबल अलाइनमेंट भी होता है। पर कंडीशन ये टेबल अलाइनमेंट का पूरा कंडीशन आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ही है। जैसे ऑब्जेक्ट को अलाइन करते हो वैसे ही टेक्स्ट को आप अंदर अलाइन कर सकते हो। डॉक्यूमेंट पे ऑब्जेक्ट अलाइन होता है और टेक्स्ट होता है, टेबल में ओनली टेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर अलाइनमेंट हो रहा है। यदि मैं इसमें किसी ऑब्जेक्ट को रखता तो बकायदा ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट भी इसी टाइप से चलता है। तो ये सारी जो सेटिंग्स थी आप लोगों की, ये सब कुछ अलाइनमेंट्स के ऊपर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये लेक्चर जरूर पसंद आएगा और इसी लेक्चर के बाद में आप लोगों को इससे भी कुछ ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें जो कि आप लोगों को प्रैक्टिकली टाइम कवर करने के लिए, टाइम बचाने के लिए काम आने वाली हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या एक्सेल में या पावर पॉइंट में आप लोग जब काम करते हैं तो काम करने का एक्चुअल तरीका क्या होता है, सही तरीका क्या होता है, जैसे सिलेक्शन कैसे किया जाता है और किस टाइप से आप लोगों का डॉक्यूमेंट के ऊपर मूवमेंट होता है। आप लोग जब भी ऊपर नीचे लेफ्ट राइट रो के ऊपर पैराग्राफ के ऊपर जाते आते हैं तो वो कैसे जाना चाहिए। माउस को हम लोगों को हाथ से पूरी तरह से छोड़ना है और कंप्लीट कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे डिपेंडेंट होना है ताकि माउस आप लोगों का जो टाइम कंज्यूम करता है वो हम लोगों का बच जाए। आज इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। जैसा भी ये लेक्चर आप लोग को लगता है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आपको ये चीजें सारी पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। इसी के ऊपर आगे की सारी वीडियोस रहेंगी। हो सकता है भविष्य में ऐसी कंडीशन दिखाई दे कि 10 लोग देख रहे हैं, 20 लोग देख रहे हैं या 100, 200, 500 लोग देख रहे हैं और पसंद एक या 2, 3 को ही आ रहा है तो इसको बंद भी करना पड़े, या पसंद आप लोगों को आ रहा है तो इसको कंटिन्यू रखें। तो अभी फिलहाल जो रिस्पांस है वो कमेंट्स के माध्यम से 2-3 लोग हैं विशेष रूप से, तो ऐसा लगता है कि देखने वाले तो 400-500 लोग हैं या 100-200 लोग हैं, लेकिन कमेंट्स 2-3 लोगों के आते हैं कि हाँ इन 2-3 लोगों को ये चीजें पसंद आ रही है और बाकी के किसी के कमेंट्स नहीं आ रहे। तो उस कमेंट्स के माध्यम से हम लोगों को कम से कम इतना मालूम पड़ेगा कि आप लोगों को ये चीजें पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। उसके ऊपर ही सारी लेक्चर्स आप लोगों के डिपेंडेंट्स रहेंगे। नहीं तो इसको फिर प्राइवेट चैनल, अभी ये पब्लिक चैनल है, बाद में इसको प्राइवेट चैनल कर दिया जाएगा क्योंकि जिन लोगों को फिर देखना है केवल उन्हीं लोगों को दिखाएंगे, बाकी सब लोगों के लिए ये बंद कर दिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं कि ये चीजें आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, इसको आपको कंटिन्यू देखना है या नहीं देखना है। बाकी आगे देखते हैं। सभी लोगों का आज के लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।